जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाओं ने सभी को अपने घरों में दुबकने पे मजबूर किया हुआ था। चिड़िया की छोटी बेटी बुखार से करहा रही थी। ठंड के कारण उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था। मम्मा मम्मा, ये ठंड मेरे पंखों को चीर रही है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कुछ करो ना मम्मा। गुड़िया, तेरा बदन तो आग की तरह तप रहा है। हे ऊपर वाले, घर में तो एक दिन का दवाई भी नहीं है, मैं क्या करूं? उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर मौत बन के बर्फ गिर रही थी, लेकिन एक माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी। छुटकी मेरी बच्ची, तू हिम्मत ना हारना। चाहे पाताल से लानी पड़े, मैं तेरी दवा लेके ही लौटूंगी। तू रजाई में घुसी रहना। रानो चिड़िया जैसे ही बाहर निकली, बर्फानी तूफान ने उसका स्वागत किया। ए ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पंख जमे जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं रुक गई तो मेरी बच्ची नहीं बचेगी। कालू भैया का घर पास में है, शायद उनके मन में थोड़ी दया हो। इधर कालू और गोरी आग जला के गरम गरम घर में मजे ले रहे होते हैं। मैंने कितना मजबूत घर बनाया है गोरी। बाकी के पक्षी बर्फ में मर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के मजे कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे कालू जी, समझदारी इसी में थी। अब चाहे बाहर ओले गिरें या पत्थर, हमें इससे क्या। इतने में दरवाजे पे धीमी सी दस्तक होती है। अरे इस समय कौन आ गया तंग करने के लिए? ये भी कोई वक्त है आने का? इस तूफानी रात में क्या मरने आई हो रानो? क्या है, क्यों शोर मचा रही हो इधर? मेरी दुनिया उजड़ रही है कालू भैया। मेरी फूल सी बच्ची चुटकी बुखार से तप रही है। मुझे बस रास्ता बता दो कि बुखार की जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मेरी झोली भर दो कालू भैया, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। अरे छोटी चिड़िया, तो इसमें हम क्या करें? क्या तेरी मुसीबत के लिए हम खुद की जान जोखिम में डालें? जा, भाग जा यहाँ से। हमें नहीं पता कि कहाँ से मिलती है जड़ी बूटी। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, हमारा समय बर्बाद न करो। वो लाचार रानो के मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। रानो का दिल टूट गया, लेकिन रानो ने हिम्मत नहीं हारी। रानो रोती हुई वहां से उड़ के फिर आगे बढ़ी। वो लड़खड़ाते हुए कबूतर के घर के पास जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलिए, मेरी दुनिया उजड़ रही है, मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी छुटकी इस दुनिया से चली जाएगी। आंसू पोंछ लो रानो बहन। एक भाई होते हुए तुम्हें अकेले भटकने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों मिल के ढूंढेंगे जड़ी बूटी। हाँ बहन, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पति पूरा आकाश छान मारेंगे, लेकिन वो जड़ी बूटी ढूंढ के ही घर लाएंगे। छुटकी सिर्फ तुम्हारी ही बच्ची नहीं, हमारी भी बेटी है। दोनों बर्फीली हवाओं को चीरते हुए निकल पड़े। एक जंगल से दूसरे जंगल, एक झाड़ी से दूसरा दरख्त, हर चीज देखी, लेकिन निराशा हाथ लगी। उम्मीद टूट रही थी। तभी उड़ते हुए एक बूढ़ी कवि उन्हें ठंड में ठिठुरती हुई बाहर बैठी दिखी। रानो और कबूतर उसके पास गए। माँ जी, इस जालिम ठंड में आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? माँ जी, हम बहुत मजबूर हैं। मेरी बेटी छुटकी बहुत बीमार है। मैं शिफा की जड़ी बूटी ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बेटी, एक माँ का दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। यहाँ से आगे बरगद का पेड़ है, उधर नीली कवि रहती है। उसका दिल बहुत बड़ा है, उसके पास से तुम्हें जड़ी बूटी जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। बिना वक्त गवाए वो दोनों वहां से उड़ते हुए चले जाते हैं। वो दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां नीली कवि बैठी होती है। अरे तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम दोनों तो बिल्कुल बर्फ की मूर्तियों जैसे दिख रहे हो। क्या हुआ? नीली दीदी, मुझे बूढ़ी कवि माँ जी ने भेजा है। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, मुझे वो जड़ी बूटी दे दो। ए ऊपर वाले, अच्छा तुम दोनों ऐसा करो, यहीं रुको, मैं अभी लाती हूँ। फिर नीली कवि उन्हें वो जड़ी बूटी दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीली दीदी, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। जड़ी बूटी को लेके वो दोनों वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन चिड़िया के कदम वहीं कवि के पास ही रुक जाते हैं। जड़ी बूटी मिल गई है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मेरे साथ चले, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ के जा सकती। क्या ऐसे लोग भी अभी इस दुनिया में हैं? ये क्या कह रही हो बेटी? मेरे अपने बेटे और बहू ने मुझे बहुत समझ के घर से निकाल दिया, और तुम मुझे अपने घर ले जाने का कह रही हो? रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते माँ जी, दिलों के और एहसास के भी बहुत रिश्ते होते हैं। आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है, आज से आप मेरी माँ जी हैं। आप मेरे साथ ही मेरे घर पे रहेंगी। हाँ माँ जी, रानो वैसे भी घर में अकेली होती है, उसको आपकी जरूरत है। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया उस बूढ़ी कवि माँ जी को लेके अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप आ गई? मम्मा। हाँ मेरी बच्ची, मैं आ गई। मैं तेरे लिए जड़ी बूटी ले आई, उठ ये खा ले, इसके बाद तो ठीक हो जाएगी।
गुड़िया वो जड़ी बूटी खा लेती है और फिर ठीक महसूस करने लगती है। मम्मा अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मम्मा ये नानी कौन है? ऊपर वाले ने इनको हमारे लिए फरिश्ता बना के भेजा है। आज से ये तुम्हारी नानी और मेरी माँ जी हैं। अब हम मिलके इकट्ठे रहेंगे और अब से हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। फिर वो सभी खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं। सर्दी का मौसम था। कालू कौवा मजे ले लेके स्ट्रॉबेरी खा रहा था। वो कुछ स्ट्रॉबेरी खाता था और कुछ ज़ाय करके फेंक देता था। उसे इस तरह से स्ट्रॉबेरी को ज़ाया करते देख के एक चूहा वहाँ आता है। अरे कौवे मियाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी स्ट्रॉबेरी तुम्हें चाहिए उतनी ही खाओ ना। इस तरह से ज़ाय क्यों कर रहे हो? मेरा खाने का तो यही स्टाइल है और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये पेड़ तुमने लगाया हो। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम जैसे पक्षियों से बात करने से तो अच्छा है कि बात की ही ना जाए। ऐसा कहते हुए वो चूहा वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा फिर से स्ट्रॉबेरी ज़ाय करने लगता है। अरे वाह 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 कालू, क्या नसीब है तेरे। कभी यहाँ से खा और कभी उड़ के वहाँ से खा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद उसको एक मोटा ताज़ा सेब नजर आता है। अरे वाह 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 वाह, ताजा और मीठा सेब, ये खाने का तो मेरा कब से मन कर रहा था। ये बोलते हुए कालू कौवा बिना देरी किए सेब को खाने लगता है। सेब खाते खाते वो सेब को आधा कर देता है। वहीं पर कहीं से चींटियां आ जाती हैं। अरे कौवे भैया ये क्या किया? आपने हमारा सेब खा लिया। ये तो हम तोड़ के इतनी मुश्किल से लाए थे। ये तुम क्या कह रही हो चींटियां? ये तो मुझे यहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला था, तुम्हारा कैसे हुआ? हमें ये सेब के पेड़ के नीचे से मिला था और हम इसे उठा के अपने बिल तक लेके जा रहे थे, लेकिन ये बहुत भारी था, हमसे नहीं उठाया गया। हम अपने साथियों को बुलाने गए थे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर चींटियां तुम ऐसा करो, इस आधे को ले लो। मैंने तो सिर्फ आधा ही खाया है। हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इस आधे को अगर हम ले भी गए तो भी ये सड़ जाएगा क्योंकि ये कट चुका है। अच्छा तो ऐसी बात है। फिर ऐसा करो प्यारी चींटियों, मुझे तुम लोग सेब के पेड़ के पास ले चलो। मैं 2 सेब तोड़ के तुम्हें तुम्हारे बिल तक पहुंचा के दूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और कालू कौवे को सेब के पेड़ के पास ले जाती हैं। चींटियों की स्पीड पे उड़ते उड़ते आखिर कालू सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहां से 2 सेब तोड़ के नीचे फेंकता है। अरे वाह कालू भैया, आप तो बहुत ताकतवर हैं। आप अब हमें ये दोनों सेब हमारे बिल तक पहुंचा दीजिए। अरे चींटियां, ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। चलो अब ऐसा करो, मुझे तुम लोग अपने बिल का रास्ता दिखाओ। मैं सेब उठाता हूँ और तुम मेरे साथ साथ चलो। बस फिर वैसा ही करते हैं। कालू कौवा अपनी चोंच में पूरे सेब को उठाता है और वो चींटियों के बिल तक उस सेब को ले जाता है। चींटियां भी साथ के साथ चली जाती हैं। बहुत धन्यवाद कौवे भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। हम तो कहते हैं आपको भी अपने लिए सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना चाहिए। आपके लिए तो भोजन ढूंढना और खोजना मुश्किल भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो उड़ सकता हूँ और मैं दूर दूर तक उड़ के अपना भोजन खा सकता हूँ। मेरी फिक्र तुम मत करो। चलो अब तुम लोग यहीं रुको और मैं जाके दूसरा सेब लेके आता हूँ। ये कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो सेबों के पेड़ के पास जाता है और वहां से अपना तोड़ा हुआ दूसरा सेब उठाता है। दूसरा सेब उठाने के बाद वो दोबारा से चींटियों के बिल के पास आ जाता है। ये लो प्यारी चींटियां, तुम्हारे दोनों सेब मैं ले आया। मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपकी इस ताकत को भी। कभी भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आइएगा। हम छोटे जरूर हैं लेकिन दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। प्यारी चींटियां, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। अब बहुत सर्दी आ चुकी थी। पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था। कालू पूरा दिन से भोजन की खोज में था, लेकिन उसे भोजन कहीं से नहीं मिलता। अरे मैं क्या खाऊं? मेरी तो तबीयत खराब होने लगी है। मैं क्या खाऊं और मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ तो बर्फ ही बर्फ है। ना कोई फ्रूट नजर आता है और ना ही सूखा दाना। कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो उड़ना तो आगे जाता था, लेकिन उसके पर सर्दी के कारण जम जाते हैं और वो लड़खड़ा के दूर जा गिरता है। वो सीधा चींटियों के बिल के आगे आके गिर जाता है। चींटियां उसे पहचान लेती हैं और उठा के अपने बिल के अंदर ले जाती हैं।
अरे चींटियों, ये तो वही कौवा है जिसने तुम लोगों की मदद की थी। लगता है ये भूखा भी है और इसको ठंड भी लग गई है। तुम ऐसा करो, आग जलाओ, मैं अंदर से इसके खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ये कह के रानी चींटी अंदर अपने भोजन के जखीरे में जाती है। ऐसा करती हूँ, अमरूद ले जाती हूँ। अमरूद के साथ अमरूद की पत्ती भी है, इससे कालू भैया को बहुत सुकून मिलेगा। फिर रानी वहाँ से अमरूद उठा लेती है। लीजिए कौवा भैया, ये खा लीजिए। ये खाने से आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। इसकी पत्ती से आपको गर्मी मिलेगी। अमरूद और उसकी पत्ती खाने के बाद कालू कौवा ठीक हो जाता है। चींटी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वरना आज तो मुझे लगा था शायद कि मेरा आज आखिरी दिन ही है। कालू भैया, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि इतनी सर्दी में भोजन मिलना मुश्किल होता है। आप भी अपना भोजन जमा किया कीजिए। हाँ चींटियों, तुमने ठीक कहा था। अगली सर्दियों में मैं भी अपना भोजन जमा करूंगा और फिर तुम लोगों के साथ मिलके ही सर्दियां गुजारूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और फिर सारे आग के पास बैठ के बातें करती। अरियो बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी? क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है। बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। हे। देखो तो, ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही, बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था। जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया? मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू किया है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती, ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदरवन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं। सर्दियों में सर्दियों का मज़ा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज़्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे गोरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गोरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। हाँ चलो, अब हम सब घर को चलते हैं।
फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें। यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनू मौसी की बात बिल्कुल ठीक है। चलो दोस्तों, अब कुछ दूर जाके देखते हैं। फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफ़ी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं। चलो दोस्तों, चलते हैं। इतनी देर में कालू की नज़र दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों, वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है, चलो हम उधर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ। हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ। रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो, गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हा 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 हा, अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो, और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है। बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहां से तेजी से उड़ जाते हैं, और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है।